हेलो एवरीवन, मैं विनू वर्मा एक्सेल इन एजुकेशन चैनल में आप सभी का स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, आप सभी लोगों को पता है कि यहाँ पर हम असिस्टेंट प्रोफेसर यूपीएससी की तैयारी करते हैं एडवर्टीजमेंट 51 के लिए। और आज की इस वीडियो में हम लोग जीएस के ही पोर्शन को कवर करेंगे, भारत का भूगोल। ठीक है, आपकी जो यूनिट 5 है इसमें भारत का इतिहास और सामान्य भूगोल, भारत के सामान्य भूगोल की बात की गई है। तो इसी को हम जो है ज्योग्राफी वाले पार्ट को यहाँ कवर करेंगे, जिसमें आपके PYQs भी करवाए जाएंगे, कुछ MCQs भी हैं और कुछ आपको कॉन्सेप्ट जो कि परीक्षा की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है, वो सारे कॉन्सेप्ट मैंने इस वीडियो में देने की कोशिश की है। वीडियो थोड़ी लंबी हो सकती है, लेकिन पूरा देखिएगा, आपके काफ़ी सारे कॉन्सेप्ट यहाँ क्लियर हो जाएंगे और ये भी पता लगेगा कि किस तरह से क्वेश्चन आ सकते हैं। ठीक है, तो वो सारी तैयारी आपकी इस वीडियो में हो जाएगी इस यूनिट को लेकर। वीडियो को पूरा देखिएगा और मुझे इस वीडियो को बनाने में भी बहुत मेहनत लगी है, तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करिएगा और पूरा देखिए। ठीक है, आपके लिए हेल्पफुल हो, यही मेरी जो है कोशिश रहती है कि मैं अपनी तरफ से बेस्ट देने की कोशिश कर सकूं। ठीक है, तो यहाँ पर हम स्टार्ट करते हैं और ये एक मैराथन क्लास की तरह है, तो इसको हम स्टार्ट करते हैं। और आपको पता है कि यहाँ पर UGC नेट की भी तैयारी होती है, पेपर 1 और पेपर 2 एजुकेशन की। तो आज की इस वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। देखिए, यहाँ पर अगर आपसे क्वेश्चन फॉर्म में पूछा जाता है कि विश्व मतलब ब्रह्मांड से संबंधित है कि नियमित अध्ययन का प्रारंभ 140 ईस्वी में किसने किया था, तो ये खगोल शास्त्री क्लॉडियस टॉलमी थे, इन्होंने किया था। यूनानी परंपरा के खगोल शास्त्री क्लॉडियस टॉलमी, इनका नाम ही आगे तक याद रखिएगा। 140 ईसा में सर्वप्रथम ब्रह्मांड कॉस्मोस का नियमित अध्ययन कर जियोसेंट्रिक अवधारणा का प्रतिपादन किया था। अब इस धारणा के क्या अनुसार कॉन्सेप्ट क्या था, तो जियोसेंट्रिक अवधारणा में जो कि टॉलमी की दी हुई थी, इन्होंने बताया कि पृथ्वी ब्रह्मांड के केंद्र में है और सूर्य और अन्य ग्रह इसकी परिक्रमा करते हैं। ठीक है, तो ये धारणा, ये जो कॉन्सेप्ट था, ये काफ़ी लंबे समय तक चला और फिर इसको किसने जो है यहाँ पर खंडित किया। तो यहाँ पर देखिए, नेक्स्ट आते हैं आपके, किसने कहा कि पृथ्वी एवं अन्य ग्रह सूर्य की परिक्रमा करते हैं तथा सूर्य ब्रह्मांड के केंद्र में है, तो ये कोपरनिकस ने कहा था। पोलैंड के थे ये और वो मिस्र के थे। ठीक है, तो यहाँ 1543 ईस्वी में पोलैंड के निकोलस कोपरनिकस, इनको आधुनिक खगोल शास्त्र के जनक कहा जाता है। तो कोपरनिकस का नाम याद रखिएगा। अगर क्वेश्चन दो तरह से बन सकता है कि किसने तो इस बात का खंडन किया कि जो है पृथ्वी के चारों तरफ जो है सूर्य मतलब यहाँ पर परिक्रमा करते हैं, जो जियोसेंट्रिक अवधारणा में बताया था कि पृथ्वी केंद्र में है और सूर्य इसकी परिक्रमा करते हैं। ठीक है, तो ये कोपरनिकस ने इसका खंडन किया और इन्होंने बताया हेलियोसेंट्रिक अवधारणा, सूर्य केंद्रित अवधारणा का प्रतिपादन इन्होंने किया और इसमें बताया कि ब्रह्मांड के केंद्र में पृथ्वी नहीं बल्कि सूर्य है। ठीक है, तो मतलब इन्होंने उसको अपोजिट कर दिया कि जो है पृथ्वी सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगाती है। ठीक है, तो ये जो है कोपरनिकस का था और वो टॉलमी का था। ये चीज़ें आपको याद रहनी चाहिए। ये हेलियोसेंट्रिक थी, वो जियोसेंट्रिक थी। ठीक, अवधारणा का नाम है। फिर कुछ ये आपके वन लाइनर हैं। विश्व में हमारी आकाशगंगा की भांति लाखों अन्य आकाशगंगाएं हैं, ये कथन है एडविन हब्बल का। ठीक, हेलियोसेंट्रिक अवधारणा किसने दी थी, कोपरनिकस ने दी थी। सौरमंडल आकाशगंगा का अंश मात्र है, ये कथन है हर्शेल का। आकाशगंगा क्या होती है इसके बारे में भी आगे बात करेंगे। थोड़े से यहाँ पर देखिए टर्म्स को समझ लीजिए। एस्ट्रोनॉमी क्या होती है, खगोल की, आकाशीय पिंडों का वैज्ञानिक अध्ययन होता है। कहीं इस तरह से बहुत ही ईजी, कई बार भी पूछ लेते हैं, तो ऐसे आपको पता होना चाहिए। ये है खगोल की एस्ट्रोनॉमी जिसको कहते हैं। फिर एस्ट्रोलॉजी, ज्योतिष शास्त्र, जो हम लोग अक्सर पूछते हैं, ठीक है, पंडित जी से, तो आकाशीय पिंडों का मानव जीवन पर पड़ने वाले प्रभावों का अध्ययन ही ये हो गया एस्ट्रोलॉजी के अंतर्गत। ठीक, नेक्स्ट है आपका एस्ट्रोफिजिक्स, खगोल भौतिकी, आकाशीय पिंडों की भौतिक विशेषताओं का और उनकी गतियों का अध्ययन खगोल भौतिकी कहलाता है। ठीक है, तो ये जो फिजिक्स की बात होगी ये आपकी एस्ट्रोफिजिक्स में होगी। आकाशगंगा क्या है, तो आकाशगंगा की अगर हम बात करें, असंख्य तारों का समूह है और इनका विस्तार इतना अधिक होता है कि इनकी दूरी हजारों प्रकाश वर्ष में मापी जाती है। ठीक है, तो प्रकाश वर्ष क्या है, ये डिस्टेंस नापने के लिए यूज किया जाता है, आगे इसके बारे में भी बताया है। आकाशगंगा के निर्माण की शुरुआत हाइड्रोजन गैस से बने विशाल बादल के संचयन से होती है और इसी को नेबुला कहा जाता है, निहारिका। ठीक है ना, तो इस तरह से ये जो आकाशगंगा, मिल्की वे जिसको कहते हैं, इसके बारे में बात हो गई। फिर देखिए, ब्रह्मांड की उत्पत्ति से संबंधित कुछ सिद्धांत भी आए, जिसमें से सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट थी बिग बैंग थ्योरी। ये जॉर्ज लेमेटियर की दी हुई थी। उसके बाद दूसरी थी स्टेडी स्टेट थ्योरी, साम्यावस्था सिद्धांत, थॉमस गोल्ड और हरमन बॉडी की दी हुई थी। इनके नाम थोड़ा सा याद रखेंगे। दोलन सिद्धांत, पल्सेटिंग यूनिवर्स थ्योरी, डॉक्टर एलन संडेस। ठीक,
तो हम लोग को बहुत ज़्यादा ज्योग्राफी नहीं पढ़नी है, लेकिन फिर भी कुछ चीज़ों को जानना चाहिए। और जीएस के हिसाब से, मतलब जो आपके क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो चीज़ें पूछी जाती है वही मैंने यहाँ पर ली हैं। अब देखिए बिग बैंग थ्योरी, महाविस्फोट सिद्धांत क्या था? तो इस सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? जॉर्ज लेमेटियर ने 1927 में, ठीक है। और इसके कुछ समय पश्चात 1967 में इस सिद्धांत की व्याख्या रॉबर्ट वैगनर ने प्रस्तुत की थी। इस सिद्धांत के अनुसार ब्रह्मांड जो है 13.8 अरब वर्ष पूर्व एक सूक्ष्म पिंड था, ठीक है, कितने साल पहले की बात हो रही है, जिसका निर्माण भारी पदार्थों से हुआ है और इसमें अचानक विस्फोट के कारण पदार्थ ये जो थे ये क्या हुए, बिखर गए। तो इस तरह से अनेक पिंडों का सृजन हुआ, मतलब पहले एक भारी पिंड था, उससे जब इसमें मतलब फ्रिक्शन हुआ और ये बिखर गया तो इससे अनेक छोटे छोटे पिंड बने, है ना। तो इन पिंडों के आकार में वृद्धि से आकाश गंगाओं का निर्माण हुआ। तत्पश्चात पुनः विस्फोट से निकले पदार्थों के समूहन से बने असंख्य पिंड तारे कहलाए, ठीक है। तो इस तरह से जो भी असंख्य पिंड बने वो तारे कहलाए, मतलब आकाश गंगा से फिर जो है बहुत सारे पिंड बने और यही जो है तारे कहलाए, ठीक है ना। तो कालांतर में इसी प्रक्रिया से ग्रह और उपग्रहों का भी निर्माण हुआ। इस प्रकार बिग बैंग की घटना से ब्रह्मांड की उत्पत्ति हुई, तभी से ब्रह्मांड में निरंतर विस्तार जारी है। ये हो गया बिग बैंग थ्योरी, ठीक है ना। तो पहले बड़ा पिंड था, फिर सूक्ष्म पिंड बने, फिर विस्फोट हुआ, फिर उसके बाद आकाशगंगा बनी और उसके बाद फिर से विस्फोट हुआ, अनेक छोटे छोटे पिंड बने और इन्हीं से असंख्य तारे बन गए, है ना। ये जो असंख्य पिंडों से ही तारे बने। नेक्स्ट है, और ये आपका PYQs में आया था 2021 की परीक्षा में, जियोग्राफिया नामक पुस्तक किसने लिखी थी? जियोग्राफिया ये लिखी थी आपकी टॉलमी ने, ठीक है। टॉलमी के बारे में हम आगे पढ़ ही चुके हैं। तो जियोग्राफिया नामक पुस्तक टॉलमी ने लिखी थी। टॉलमी के अनुसार सूर्य और चंद्रमा पृथ्वी की परिक्रमा करते हैं और इसका जो है खंडन किया था कोपरनिकस ने, है ना। तो ये पता हो गया आपको, हेलियोसेंट्रिक और जियोसेंट्रिक हमने अभी कॉन्सेप्ट को पढ़ लिया है ना। फिर देखिए ये सब आपके PYQs वाले क्वेश्चन है, ये 2018 में आया था। सूर्य से 7वां ग्रह कौन सा है? तो अब इसकी जो है पूरी आपको लिस्ट दे दूंगी, तो उसमें आपको पता लग जाएगा कि कौन सा कैसे आता है ना। तो सूर्य से बढ़ती दूरी के क्रम में देखिए यहाँ पर सूर्य से ग्रहों की बढ़ती दूरी के क्रम इस प्रकार है, जैसे पहले बुध आएगा, फिर शुक्र है, पृथ्वी है, यहाँ डिस्टेंस भी दे रखी है, मंगल है, फिर बृहस्पति है, शनि है, यूरेनस है, नेपच्यून, ठीक। तो इस तरह से यूरेनस सूर्य से 7वां ग्रह, मतलब फिर आप देख लीजिए आपको सीक्वेंस लगा के, तो ये पता हो जाएगा कि यूरेनस है ना इसमें। तो ये क्वेश्चन मैंने आपको बताने के लिए लिए हैं कि देखिए इस तरह से क्वेश्चन आते हैं। सौरमंडल का दूसरा सबसे बड़ा ग्रह, ये भी आपके क्वेश्चन में ही आया था, इसी सीरीज में था। तो ये देखिए शनि है ना, दूसरा सबसे बड़ा ग्रह। तो ये तो आपके क्वेश्चन में दे रखा था, लेकिन अभी चेंज हो गया है ना। तो यहाँ पर देखिए शनि सौरमंडल का दूसरा सबसे बड़ा ग्रह, इसमें बृहस्पति दे रखा है, लेकिन जो अभी लेटेस्ट करंट अफेयर में आया था उसमें शनि है ना। तो ये तो आपके क्वेश्चन के अकॉर्डिंग है, उस समय जो आया था, ठीक है। लेकिन अभी जो है लेटेस्ट क्या है उसको जो है उस हिसाब से पढ़िएगा, है ना। अब देखिए यहाँ पर पूछ रहा है नेक्स्ट जो अगला क्वेश्चन है, कहने का मतलब है इस क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं कि अगर अब सबसे जो बड़ा ग्रह पूछा जाएगा वो शनि होगा, ठीक है। उस समय जब ये क्वेश्चन आया था तो यहाँ पर बृहस्पति है, लेकिन अब क्या है आपको शनि बताना है, ठीक है। शनि में 145 या 146 जो है प्लैनेट्स हैं और बृहस्पति में 85 या कुछ ऐसे ही हैं, आगे मैंने इसको भी लिया है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए प्रायद्वीपीय भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु कन्याकुमारी स्थित है, कहाँ पर? तो ये देखिए भूमध्य रेखा के उत्तर में। कन्याकुमारी किस तरफ है ना। तो इस तरह से ये देखिए, तो अभी आपको मैप के थ्रू ये सारी चीज़ें मैं आपको बताऊंगी, है ना। तो यहाँ पर देखिए प्रायद्वीपीय भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु कन्याकुमारी भूमध्य रेखा के उत्तर में स्थित है ना। तो ये जो है आपका नेक्स्ट आप देखो, आपका यहाँ पर वायुमंडल से भी सवाल आए हैं। वायुमंडल की मध्यमंडल परत धरती सतह से किस ऊंचाई तक फैली है, यहाँ पे आपको हाइट्स दे रखी हैं। तो ये अब आपको जब लेयर्स पता होंगी ना वायुमंडल की जो परतें हैं, तब आप ये क्वेश्चन कर पाओगे। तो इसके अकॉर्डिंग यहाँ 50 किलोमीटर से 85 किलोमीटर है, ठीक है। वायुमंडल को तापमान और अन्य घटकों के हिसाब से 5 परतों में बांटा गया है, जिसमें ट्रोपोस्फीयर, शोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल, आयन मंडल और वही मंडल, ये 5 लेयर्स हैं। ये सारी चीज़ें जो मैं आपको अभी बता रही हूँ PYQs में, ये आपको पूरे कॉन्सेप्ट में आगे भी कराऊंगी, ठीक है। फिर जो है क्वेश्चन आपका पूछा गया है, व्हाट आर द 2 मोस्ट एबंडेंट गैसेज इन द अर्थ एटमॉस्फेयर, मतलब पृथ्वी के वायुमंडल में 2 सबसे प्रचुर मात्रा में पाई जाने वाली गैसें कौन सी हैं? ये 2015 में क्वेश्चन आया है। तो इसमें नाइट्रोजन और ऑक्सीजन है।
तो इसका जो है कंपोजिशन जो भी है संगठन, इसके बारे में भी बात करेंगे। फिर देखिए ये 2021 में आपका क्वेश्चन आया, जनजातियों से संबंधित है। निम्नलिखित भारतीय जनजातियों का पश्चिम से पूर्व सही क्रम कौन सा है? तो यहाँ पर गारो, खासी, जैंतिया और नागा, है ना, ये है। मतलब यहाँ पर ये इसकी जो है व्याख्या दे रखी है। प्रायद्वीपीय पठार का एक विस्तृत भाग उत्तर पूर्व में भी विस्तारित है, जिसे स्थानीय तौर पर मेघालय शिलांग के पठार के नाम से जानते हैं, है ना। तो इस तरह से यहाँ 3 मुख्य पर्वत श्रृंखलाएं हैं पश्चिम से पूर्व की ओर। ये सब क्या है? पर्वत श्रृंखलाएं हैं, गारो, खासी, जैंतिया। और फिर सॉरी, तो यहाँ पर अनेक शिखरों के साथ ये पहाड़ियाँ पूर्व पश्चिम दिशा में फैली हुई हैं, जिनमें शिलांग शिखर और नोकरेक शिखर ये है ना। तो इन्हीं में जो जातियाँ पाई जाती हैं उन्हीं को कहा गया गारो, खासी, जैंतिया, नागा, है ना। नेक्स्ट है आपका जो 2021 में क्वेश्चन आया है, इसमें देखिए भारत में मुख्य कितने प्रकार की मृदा पाई जाती है? तो देखिए आपको संगठन भी पढ़ना है, वायुमंडल से संबंधित जो कॉन्सेप्ट है वो भी पढ़ना है। और यहाँ पर जो अगर इंडिया की बात करें तो यहाँ पर उसका जलवायु कैसी है, मिट्टियों की बात, मतलब यहाँ पर मृदा कैसी पाई जाती है। तो इसमें देखिए 8 प्रकार की मृदा यहाँ पर आंसर में आपके दी गई थी। भारत में मुख्यतः 6 प्रकार की मृदा पाई जाती है ना। लेकिन भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ने भारत की मिट्टी को 8 समूह में विभाजित किया है, जिसमें नाम क्या है? जलोढ़ मिट्टी, काली मिट्टी, लाल और पीली मिट्टी, लैटराइट मिट्टी, शुष्क मृदा, लवण मृदा, पीटमय और वन मृदा। एनसीईआरटी में 6 प्रकार की मृदाओं का उल्लेख किया है, पर यूपीएचईसी ने क्या कहा है? 8 माना है, ठीक है ना। तो एनसीईआरटी के अनुसार वनी मृदा, जलोढ़, लाल, पीली, काली, लैटराइट और मरुस्थलीय मिट्टी, ये मिट्टियों के टाइप्स हैं, ठीक। सॉइल्स की बात हो रही है यहाँ पर। तो आप लोग भी जब भी पढ़िए ऑथेंटिक बुक से ही पढ़िए, क्योंकि जब कभी क्लेम करना होता है ना तो फिर ऑथेंटिक बुक्स ही मानी जाती हैं, जैसे कि एनसीईआरटी, है ना, और ज्योग्राफी की जो भी अच्छी बुक्स हैं उन्हीं से पढ़िएगा। पृथ्वी तल के नीचे पिघली चट्टान को कहते हैं, क्या कहते हैं? तो मैग्मा। इसमें 3 लेयर्स होती हैं, है ना। तो इस तरह से यहाँ पर जो तरल पदार्थ होता है वो मैग्मा उसको कहा जाता है। और मैग्मा धरातल पर निश्चित होता है, लावा की, इसी को लावा की संज्ञा दी जाती है ना। तो ये हो गया आपका पृथ्वी तल के नीचे पिघली चट्टान। फिर ये आपसे क्वेश्चन पूछा था 2021 में, कृषि से संबंधित शब्द यहाँ दे रखे हैं और संबंधित खेती या उसका पालन क्या कहा जाएगा। जैसे कि देखिए यहाँ पे विटीकल्चर है, वेजिकल्चर है, पिसीकल्चर है, ऑलेरिकल्चर। तो यहाँ देखिए सही आंसर है आपको विटीकल्चर, अंगूर की खेती होती है यहाँ पर, ग्रेप्स कल्टीवेशन है। वेजिकल्चर में सब्जी की खेती है, वेजिटेबल्स की है। पिसीकल्चर पिसीज से संबंधित है, मतलब फिश फार्मिंग, मछली पालन से। ऑलेरिकल्चर वृक्षों की खेती से है, ठीक। तो यहाँ पर ये हो गया आपका ट्री कल्टीवेशन, वृक्षों की खेती। तो इसी तरह के बाकी चीज़ें भी आपकी मैंने आपको और करवा दूंगी, ठीक है। आज के वीडियो में नहीं भी होगा तो अगली वीडियो में आपका कवर करवा दिया जाएगा। अब हम यहाँ पर सोलर सिस्टम की बात करते हैं। देखिए इसमें कैसे सवाल पूछे गए, तो यूजीसी नेट में ये सवाल आया था, सूर्य के ऊपरी सतह भाग को क्या कहते हैं? तो इसको कहते हैं फोटोस्फीयर, ठीक। 3 लेयर्स होती हैं, फोटोस्फीयर, क्रोमोस्फीयर और आपका कोरोना, है ना। तो यहाँ पर देखिए 3 लेयर्स हैं, फोटोस्फीयर, क्रोमोस्फीयर, कोरोना। सबसे बाहरी भाग फोटोस्फीयर का है। सूर्य जो कि सौर मंडल का जन्मदाता है, क्या है? एक तारा है जो ऊर्जा और प्रकाश प्रदान करता है, मतलब सूर्य पे ही हमारी जो है पृथ्वी टिकी हुई है ना, तो लाइफ प्रदान करता है। सूर्य की ऊर्जा का सोर्स, उसके केंद्र में हाइड्रोजन परमाणु का नाभिकीय संलयन, है ना। एक होता है नाभिकीय विखंडन, एक होता है नाभिकीय संलयन, है। तो इसके द्वारा हीलियम परमाणु में बदलना है। तो ये हो जाता है आपका यहाँ पर। अब यहाँ पर अगर गैसेस की बात करेगा, कभी एक क्वेश्चन बन सकता है, तो यहाँ पर 2 होती हैं, हाइड्रोजन और हीलियम, ठीक है ना। आप देखिए 3 तो लेयर्स हो गई, फोटोस्फीयर, क्रोमोस्फीयर और कोरोना। तो सूर्य का जो भाग हमें आंखों से दिखाई देता है उसे फोटोस्फीयर कहते हैं, और सूर्य का बाह्यतम भाग जो केवल सूर्य ग्रहण के समय दिखता है उसे कोरोना कहा जाता है ना। तो ये हो गया आपका। कभी कभी प्रकाश मंडल से परमाणु का तूफान इतनी वेग से निकलता है, उसकी मतलब स्पीड बहुत होती है कि सूर्य का आकर्षण शक्ति को पार करके अंतरिक्ष में चला जाता है। इसे सोलर फ्लेयर्स कहते हैं, सौर ज्वाला, है ना। अब यहाँ पर देखिए सूर्य की आंतरिक संरचना को देख लीजिए, इससे आपको कम से कम ये फिगर याद रहेंगे तो आप चीज़ें कर पाओगे। इसमें सबसे पहले आपको बताया फोटोस्फीयर, सूर्य का सबसे निचली
दीप्तिमान सतह, है ना, सबसे बाहरी भाग। वायुमंडल, वर्णमंडल, सूर्य का निचला तापमंडल। वायुमंडल की लाल संतरी परत, मतलब वर्णमंडल क्रोमोस्फीयर। देखिए ये फोटोस्फीयर हुआ प्रकाश मंडल, क्रोमोस्फीयर वर्णमंडल। तो यहाँ पर क्रोमो से मतलब कलर की बात हो रही है, तो वायुमंडल की जो लाल और संतरी कलर की जो परत होती है उसी को क्रोमोस्फीयर कहा, वर्णमंडल। ये हो गया, ये पहले नंबर का था, ये दूसरे नंबर का क्रोमोस्फीयर, और फिर कोरोना थर्ड नंबर का। ठीक है, तो ये वायुमंडल की सबसे ऊपरी परत है ना। फिर देखिए यहाँ सौर कलंक है, और ये क्या है, ये सारी चीज़ें। और कोर जिसको कहते हैं क्रोड, जहाँ नाभि किसी संलयन की प्रक्रिया होती है, यहाँ पर इस जगह पे, तो ये हो गया आपका कोर, है ना, जहाँ पे हाइड्रोजन जो है H2 वो 2He4 है ना, ये H2 है, ये बदलता है हीलियम में। ठीक, तो इस तरह से ये हाइड्रोजन का हीलियम में संलयन होता है। अब देखिए इससे संबंधित और जो फैक्ट्स हैं, अगर कभी पूछ लिया जाता है तो ये भी पता होना चाहिए। सूर्य से पृथ्वी तक प्रकाश को पहुंचने में लगा समय कितना है, 8 मिनट 20 सेकेंड। सूर्य के प्रकाश की चाल कितनी है, 3 × 10⁸ है। ये यहाँ पर 8 नहीं लिखा जाएगा, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड। ठीक, उसके बाद ये मीटर पर सेकेंड में है, यहाँ ध्यान रखिएगा। ठीक, उसके बाद देखिए एक प्रकाश वर्ष, एक लाइट ईयर जो होता है कि मतलब सूर्य के प्रकाश द्वारा एक वर्ष में तय की गई दूरी पृथ्वी तक आने में जो डिस्टेंस कैसे कवर करेगा, तो वो है आपकी जो डिस्टेंस है 9.46 × 10⁻12 है ना, पावर के रूप में है। 10⁻, जिसको घात बोलते हैं, घात है ना, घातांक, पावर जिसको कहते हैं, तो ये हो गया 9.46 × 10⁻12 किलोमीटर, मीटर, ये ज़रूर याद रखिएगा, कहीं कन्वर्ट करके दे दें तो आपको वैसे ही आंसर देना है। एक पारसेक दूरी की सबसे बड़ी इकाई, ये है 3.6 प्रकाश वर्ष, है ना। तो ये क्या है, कुछ फैक्ट्स हैं जो सूर्य से संबंधित हैं। नेक्स्ट आप देखो, सूर्य में कौन सी गैसें मुख्य रूप से पाई जाती हैं, ये भी क्वेश्चन आपका पूछा गया है। तो हाइड्रोजन और हीलियम, इन्हीं के बारे में हमने पढ़ा। और प्रोसेस कौन सा हो रहा था, नाभिकीय संलयन, है ना। तो ये चीज़ें अब तक आपको याद हो गई होंगी। सूर्य से ऊर्जा का उत्पादन किस क्रिया के द्वारा होता है, तो परमाणु संलयन या नाभिकीय संलयन, है ना। यहाँ पर ये देखिए, ओह सॉरी, ये वाला नहीं है, ये नहीं है आपका जो आंसर है ना, ये होगा परमाणु संलयन। ठीक है, तो ये 2018 में पूछा गया है। देखिए इसी तरह की गलती नहीं करनी है ना, कि पढ़ा तो हमने सही है पर जल्दबाजी में कुछ गलत ना कर दें। अब देखिए प्लेनेट के बारे में पढ़ लेते हैं थोड़ा सा। और फ्रेंड्स ये बताइए वीडियो कैसी लगी, अच्छी लगी तो अभी तक आपने लाइक कर दिया होगा, है ना। थोड़ी सी बड़ी है, आगे भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, पर आपकी आज की वीडियो में बहुत चीज़ें कवर हो जाएंगी। फिर देखिए यहाँ पर क्या है, प्लेनेट, तारों की परिक्रमा करने वाले प्रकाश रहित। तारों में क्या होता है, खुद का प्रकाश नहीं होता है, तो मतलब जो तारों की परिक्रमा करते हैं, जो प्रकाश रहित, मतलब जो प्लैनेट्स हैं इनमें कोई जो है खुद की लाइट नहीं होती है, इन्हीं को कहते हैं प्लैनेट, है ना। तो तारों की परिक्रमा करने वाले प्रकाश रहित आकाशीय पिंड को प्लैनेट कहा जाता है। ये सूर्य से ही निकले हुए पिंड है, मतलब प्लैनेट्स में कोई भी अपना लाइट नहीं होता है, ये सूर्य से ही निकले हुए पिंड है और सूर्य की परिक्रमा करते हैं, इनका अपना प्रकाश नहीं होता है, ये चीज़ याद रखिएगा। और वे सूर्य के प्रकाश से ही प्रकाशित होते हैं और ऊष्मा प्राप्त करते हैं। ठीक, तो सभी ग्रह सूर्य की परिक्रमा पश्चिम से पूर्व दिशा में करते हैं, है ना। ये चीज़ याद रखिएगा कि सारे ग्रह कैसे रोटेट करेंगे, पश्चिम से पूर्व दिशा, परंतु शुक्र और अरुण, है ना, तो ये इसके अपवाद हैं और ये सूर्य के चारों ओर पूर्व से पश्चिम दिशा में परिभ्रमण करते हैं। ठीक है, तो ये दो प्लैनेट ऐसे हैं, शुक्र और अरुण, ये जो हैं आपके पूर्व से पश्चिम दिशा में करते हैं। अब देखिए इनर प्लैनेट्स और आउटर प्लैनेट्स क्या होते हैं। इनर प्लैनेट्स, इसके अंतर्गत बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल आते हैं और इस सूर्य से निकटता के कारण ये भारी पदार्थों से निर्मित हुए हैं। और आउटर प्लैनेट्स में क्या है, बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण, है ना, यूरेनस और नेपच्यून जिसको कहते हैं। और देखिए सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति और सबसे छोटा ग्रह बुध है ना। तो इस तरह से बाकी आप देखो यहाँ पर दूरी के अनुसार ग्रहों का आरोही क्रम, है ना। सौर मंडल के ग्रहों का सूर्य से दूरी के बढ़ते क्रम में, मतलब बढ़ते, जैसे कि ये सूर्य है, अब उसके पास कौन सा है, बुध है, फिर शुक्र है, पृथ्वी, मंगल, है ना, इस तरह से। तो यहाँ पर देखिए इनका आरोही क्रम है, असेंडिंग ऑर्डर्स में है, मतलब आरोही क्रम बढ़ते हुए क्रम में। पहले बुध है, सबसे नियरेस्ट होगा, फिर शुक्र है, पृथ्वी है, फिर मंगल है, फिर बृहस्पति है, फिर शनि,
है ना, अरुण और वरुण, यूरेनस नेपच्यून, ठीक। और ये हो गया आपका। फिर परिक्रमण अवधि के अनुसार इनका ग्रह, जो ग्रहों का आरोही क्रम है वो भी इसी तरह का है। पहले बुध है ना, मतलब सबसे कम टाइम लेगा, फिर इस तरह से बढ़ते हुए क्रम में। तो आरोही क्रम में है बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण, है ना। तो ये हो गए अवधि के अनुसार और दूरी के अनुसार, ये जो है सीरीज एक ही रहेगी, सीक्वेंस इनका एक ही है, ठीक। नेक्स्ट है क्वेश्चन है आपका, ये भी आपका पूछा गया है, किस ग्रह को ब्लू प्लैनेट कहते हैं? तो जरूर पृथ्वी को ही कहते हैं, पृथ्वी पर ही जीवन है ना। फिर देखिए अगला जो क्वेश्चन है, सौर मंडल के किस ग्रह को मॉर्निंग स्टार और इवनिंग स्टार कहा जाता है? तो ये शुक्र को कहते हैं, है ना। तो अदर नेम भी आपको पता होना चाहिए कि सांझ का तारा, भोर का तारा, इसको ये कहते हैं, है ना। तो फिर देखिए आकार और द्रव्यमान में पृथ्वी से थोड़ा ही कम होने के कारण इसे पृथ्वी की जुड़वा बहन भी कहा जाता है। और ये जो शुक्र है सबसे चमकीला ग्रह है, ठीक है ना। तो इस तरह से फिर देखिए ग्रहों के सबसे अधिक उपग्रह किसके पास है? ग्रहों में सबसे अधिक उपग्रह किसके पास है? ये भी आपका क्वेश्चन पूछा गया है, PYQs का ही है। तो इसमें मैंने कहा था ना आपका कि ये शनि है, शनि में अभी कितने 146 हैं और बृहस्पति में 95 हैं, ठीक। तो अब जो है यहाँ पर शनि है सबसे अधिक उपग्रह, है ना। फिर देखिए अब हम आते हैं यहाँ पर वायुमंडल का संगठन, कंपोजिशन की बात, कौन कौन से गैसेस कितनी मात्रा में हैं। तो यहाँ पर देखिए ये फिगर तो आपको याद रहेगा, नाइट्रोजन कितनी है 78% है और ऑक्सीजन कितनी है 20.9, मतलब 21%। अब जो बाकी बचे हुए हैं उसमें ये सारी गैसेस हैं, आर्गन गैसेस हैं, अदर गैसेस हैं, कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड कितनी है 0.03%, अदर गैसेस में 0.17 और आर्गन 0.90। तो नाइट्रोजन और ऑक्सीजन ऐसी दो गैसें हैं जिनसे वायुमंडल का एक बड़ा भाग बनता है। कार्बन डाइऑक्साइड, हीलियम, ओजोन, आर्गन एम, हाइड्रोजन कम मात्रा में पाई जाती है और इनके अलावा धूल के छोटे छोटे जो पार्टिकल्स हैं वो भी यहाँ पर मौजूद होते हैं, ठीक है ना। तो ये वायुमंडल का संगठन हो गया जहाँ से क्वेश्चन बन सकते हैं। संरचना की बात करें तो यहाँ पर देखिए अब इसकी संरचना कैसी है, कौन कौन सी लेयर किस तरह पाई जाती है ना। तो हमारा जो वायुमंडल है 5 परतों में विभाजित है, जो पृथ्वी की सतह से प्रारंभ होती हैं। कौन कौन से हैं आपको इंग्लिश में नाम याद रखना है, आप ऐसे याद रखो, क्षोभ मंडल, इसी को ट्रोपोस्फियर कहते हैं, समताप मंडल स्ट्रेटोस्फियर, मध्य मंडल मेसोस्फियर, वायुमंडल थर्मोस्फियर और बहिर्मंडल एक्सोस्फियर, ठीक है। तो इस तरह से नाम में कन्फ्यूजन ना हो तो आप इंग्लिश में याद रखो। यहाँ देखिए ये इसका फिगर है जहाँ पर ट्रोपोस्फियर, स्ट्रेटोस्फियर, मेसोस्फियर, है ना। और यहाँ पर फिर से ट्रोपोस्फियर तो नहीं होना चाहिए, गलत हो गया है, थर्मोस्फियर होना चाहिए यहाँ पर, ठीक है। तो ये वाला मेसोस्फियर के बाद थर्मोस्फियर यहाँ पर, और फिर एक्सोस्फियर है। तो आप देखिए यहाँ पर ये जो है इसमें क्या क्या है ये आपको दिख रहा है। स्ट्रेटोस्फियर समताप मंडल में ओजोन लेयर दिखाई दे रही है ना, एयरक्राफ्ट यहाँ पे उड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। और ये है मेसोस्फियर, यहाँ उल्का पिंड है, और यहाँ पे थर्मोस्फियर है, सैटेलाइट दिखाई दे रही है। एक्सोस्फियर ये वायुमंडल है, वायुमंडल। तो क्षोभ मंडल ये परत वायुमंडल की सबसे महत्वपूर्ण परत है और इसकी ऊंचाई कितनी है 13 किलोमीटर, मतलब कम 0 to 20 दे रखा है। इसी वायुमंडल में मौजूद वायु में सांस लेते हैं, है ना। तो मौसम की जो घटनाएं होती हैं, वर्षा, कोहरा, ओलावर्षण, इसी परत के अंदर जो ट्रोपोस्फियर है यहाँ पर इसमें होती हैं, है ना। तो आंधी तूफान ये सब क्या होगा यहाँ पे होगा। फिर समताप मंडल, इसको स्ट्रेटोस्फियर कहते हैं। क्षोभ मंडल के ऊपर का भाग जो आपका ये स्ट्रेटोस्फियर है, ये वाला, ठीक है, ये वाला स्ट्रेटोस्फियर है। तो यहाँ परत बादलों और मौसम संबंधी घटनाओं से मुक्त होता है, मतलब यहाँ की जो स्थितियाँ हैं हवाई जहाज के लिए आदर्श होती हैं। और इसमें ओजोन गैस की परत होती है, ये आपको दिखाया है, ओजोन लेयर है और एयरक्राफ्ट यहाँ पर उड़ सकते हैं। परंतु मतलब ये जो यहाँ पर ओजोन लेयर है तो ये परत सूर्य से आने वाली हानिकारक गैसों से हमारी रक्षा करती है। अगर ओजोन लेयर ना हो तो क्या होगा, पृथ्वी पर ये सारी गैसेस आएंगी और जो कि हार्मफुल होती हैं, है ना। तो ये हो गया। फिर है मेसोस्फियर, मध्यमंडल, वायुमंडल की तीसरी परत है। यहाँ पे 80 to 85 किलोमीटर इसकी ऊंचाई है। अंतरिक्ष से प्रवेश करने वाले उल्का पिंड इस परत में आने पर जल जाते हैं, ठीक है। तो ये आपके मेसोस्फियर हो गई। अब थर्मोस्फियर, यहाँ देखिए वायुमंडल में बढ़ती ऊंचाई के साथ तापमान अत्यधिक तीव्रता से बढ़ता है, तो आयन मंडल इसी परत का एक भाग है ना। तो यहाँ पर
रेडियो संचार के लिए इस परत का उपयोग होता है। जो भी रेडियो तरंगे हैं इस परत के द्वारा पृथ्वी पर परावर्तित कर दी जाती हैं। ठीक है, तो ये रेडियो वेव्स के लिए थर्मोस्फीयर, यहाँ पर ये जो है आपका ये वाला लेयर यहाँ पर हो जाएगी रेडियो वेव्स के लिए, है ना। कुछ कुछ चीज़ें की पॉइंट्स ऐसे याद रखिए। वायुमंडल, सबसे ऊपरी परत वायुमंडल के नाम से जानते हैं। ये वायु की पतली परत होती है। हल्की गैसें जैसे हीलियम और हाइड्रोजन यहीं से अंतरिक्ष में तैरती हैं, है ना। तो ये हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे ये चीज़ इस चित्र को याद रखिएगा तो आपको इसकी डिस्टेंस भी याद हो जाएगी। देखिए ये करीब 20 किलोमीटर पे है, फिर 50 किलोमीटर पे, मान लो 1-2 डिजिट इधर भी उधर होगी, तब भी आप थोड़ा सा इस फिगर को याद रखिएगा। फिर मेसोस्फीयर आपके 85 किलोमीटर पे है। फिर ये है थर्मोस्फीयर 690 किलोमीटर और एक्सोस्फीयर 1000 किलोमीटर पे है ना। तो ये कुछ चीज़ें याद रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट अब हम आते हैं भारत का सामान्य भूगोल, जिसको सामान्य परिचय। इसमें देखिए भारत की मुख्य भूमि उत्तरी पूर्वी गोलार्ध से 8 डिग्री 4 मिनट उत्तर से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए 68 डिग्री 7 मिनट और पूर्व से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर के मध्य विस्तारित है। कैसे देखेंगे, यहाँ देखिए ये है। तो अभी आपने देखा 8 डिग्री 4 मिनट यहाँ से 37 डिग्री 6 मिनट तक, ठीक है। और फिर है 68 डिग्री 7 मिनट 97 डिग्री 25 मिनट, यही तो आपने पढ़ा यहाँ पर, है ना। तो ये चीज़ ऐसे थोड़ा फिगर से याद रखिएगा। और उसके बाद कुल भौगोलिक क्षेत्रफल कितना है, 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। जनगणना के अनुसार भारत में कुल गांव कितने हैं, 64932 गांव। ये तो नहीं पूछेगा, ठीक है। अब देखिए भारत विश्व के स्थलीय भाग के क्षेत्रफल के 2.4% भूभाग पर फैला हुआ है, जबकि भारत में संपूर्ण विश्व की 17.5% जनसंख्या निवास करती है। किसके अकॉर्डिंग है, 2011 की जनगणना के अंतिम आंकड़ों के अनुसार, है ना। तो ये स्थिति और विस्तार आप यहाँ देख लीजिए। और ये देखिए यहाँ पर ये जो ये दी हुई है ना डिस्टेंस, इसके बारे में भी आगे बात करेंगे। तो ये याद हो गए आंकड़े आपको। अब देखिए भारत विश्व का क्षेत्रफल की दृष्टि से 7वां और जनसंख्या की दृष्टि से दूसरा बड़ा देश है। पहला कौन है, चीन। भारत का विस्तार उष्ण उपोष्ण दोनों कटिबंधों में है। समूचा भारत मानसूनी जलवायु वाले क्षेत्रों में स्थित है। अब देखिए कर्क रेखा भारत के बीचों बीच से होकर गुजरती है और इसमें 8 राज्य पड़ते हैं। तो एक बार फिगर में देख लेंगे तो आपको मैप में देखिए यहाँ पर समझ में आएगा कि कौन कौन से हैं। तो देखिए यहाँ पर कैसे स्टार्ट हो रही है, गुजरात से शुरू हो रही है ना। और यहाँ पर देखिए ये जो है ऐसे आती है छत्तीसगढ़ होते हुए, है ना। और ये देखिए ऐसे करते हुए यहाँ से और मिजोरम तक आती है, ठीक है। तो ये हो जाती है आपकी जो रेड लाइन दिखाई दे रही है गुजरात से स्टार्ट होके। इसमें कौन कौन से हैं, गुजरात हो गया, फिर राजस्थान हो गया, यहाँ पर देखिए गुजरात, है ना, गुजरात हो गया। और ये देखिए राजस्थान पिंक कलर वाला, मध्य प्रदेश हो गया, छत्तीसगढ़, है ना। और उसके बाद झारखंड, यहाँ देखिए पश्चिमी बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। तो इस तरह से ये जो है आपके यहाँ पर ये होगी कर्क रेखा, जो कि भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है, ठीक। फिर देखिए यहाँ पर देश के केंद्र शासित प्रदेशों में सर्वाधिक उत्तरी भाग में लद्दाख और दक्षिणी भाग में अंडमान निकोबार, है ना। तो यहाँ पर ये लद्दाख देख लीजिए और उसके बाद अंडमान और निकोबार, है ना। फिर देखिए यहाँ पर ये हो गया, ठीक है। अब देखिए भारत का सुदूर दक्षिण बिंदु जो है, दक्षिणी बिंदु इंदिरा पॉइंट, ग्रेट निकोबार अथवा बड़ा निकोबार द्वीप, है ना। तो इंदिरा पॉइंट दक्षिणी बिंदु है। और यहाँ पर देखिए जो है फिर है आपका मुख्यतम भूमि पर दक्षिणम बिंदु कन्याकुमारी है ना। तो कन्याकुमारी यहाँ पर ये तमिलनाडु, ठीक है। तो यहाँ देखिए इस पे, और जो सुदूरस्थ दक्षिण बिंदु इंदिरा पॉइंट, ग्रेट निकोबार अथवा बड़ा निकोबार द्वीप, मुख्य भूमि पर दक्षिणतम बिंदु कन्याकुमारी तमिलनाडु है। इंदिरा पॉइंट का पुराना नाम क्या है, पिग्मलियन पॉइंट, है ना। तो इस तरह से यहाँ पर जो है, और देखिए भारत का देखिए सुदूरस्थ उत्तरी बिंदु सियाचिन ग्लेशियर के निकट इंदिरा कोल है ना। तो यहाँ पर उत्तरी बिंदु सियाचिन ग्लेशियर के निकट इंदिरा कोल लद्दाख में है। आप इसको ऐसे देखिए, ईस्ट, है ना, वेस्ट और फिर नॉर्थ और ये साउथ,
है ना। तो इस तरह से यहाँ पे इन चीज़ों को याद रखिएगा कि यहाँ पर कौन हो गया, इंदिरा कौल हो गया, ये आपका यहाँ पर इंदिरा कौल है ना, ये नॉर्थ हो गया इंदिरा कौल, और फिर है आपका जम्मू कश्मीर पे हो गया, और यहाँ पर हो गया गुजरात में, ये देखिए भारत का सुदूरस्थ पश्चिमी बिंदु गुहार मोती गुजरात में है ना। तो ये इधर गुहार मोती यहाँ पर गुजरात में हो गया यहाँ पर, ठीक। और कन्याकुमारी केप कैमोरिन यहाँ पर ये जो है, ठीक है। तो इस तरह से ये हो गया आपका यहाँ पर। और ये देखिए भारतीय भूभाग की लंबाई पूर्व से पश्चिम तक 2933 किलोमीटर और उत्तर से दक्षिण तक 3214। ये देखिए यहाँ पर ये दे रखा है आपको, है ना। ये जो हो गई 2933 है ना, ये पूर्व पश्चिम विस्तार हो गया, ये आपका ईस्ट टू वेस्ट है ना, पूर्व से पश्चिम तक, ईस्ट से और वेस्ट तक कितना है 2933। और फिर है आपका यहाँ नॉर्थ से लेके साउथ तक कितना हो गया 3214 है ना। तो ये हो जाता है आपके कुछ कॉन्सेप्ट हो गए, पूर्व से पश्चिम तक 2933 और उत्तर से दक्षिण तक 3214 है ना। तो यहाँ पर देखिए, ठीक है। तो ये हो गए आपके कुछ चीज़ें, इनको ज़रूर ये नाम याद रखिएगा, है ना। तो ये हो गए आपके भारत का सामान्य भूगोल। अभी जो कुछ चीज़ें रह गई हैं उसको भी मैं करवा दूँगी। तो वीडियो कैसी लगी, अच्छी लगी तो लाइक एंड शेयर करिएगा, क्योंकि इतने सारे कॉन्सेप्ट, तो मैंने सोचा कि जो जनरल जो ज्योग्राफी है ना उसमें तो काफ़ी सारी चीज़ें हैं, लेकिन आपका जो ब्रह्मांड और सौरमंडल वाला है वो चीज़ें मैक्सिमम कवर हो जाएं, ठीक है। तो आज की वीडियो में ये सारी चीज़ें हो गई हैं। वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद, लाइक एंड शेयर ज़रूर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक चैनल पे बने रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।